मिल्लत टाइम्स के इस खास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा शहनाज अंजुम साहिबा। आप मारूफ सोशल एक्टिविस्ट हैं, एकेडमिक से आपका ताल्लुक़ है और ख़ास बात यह है कि आप मदरसे के बच्चों को अपने घर पर अंग्रेज़ी की तालीम देती हैं और तालीम आप फ्री में देती हैं, मुफ्त देती हैं। आपका मिशन और मकसद ये है कि मदारिस के तलबा मैन स्ट्रीम से जुड़े मदारिस के तलबा असली तालीम भी सीखें और इतनी अंग्रेज़ी हिंदी उन्हें आनी चाहिए जिससे वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजार सके, अच्छी तरह माशरे में रह सकें, कहीं पर उन्हें ज़िल्लतों का, रुसवाइयों का, परेशानियों का सामना न करना पड़े। आप एक मदरसे के बच्चा को अपने घर पर पढ़ाती हैं, दिलशाद गार्डन में आपका घर है और उसकी वजह से बच्चों में काफ़ी तब्दीली आई है। बच्चे अंग्रेज़ी बोलते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ते हैं और इस तरह वो बच्चे एक मॉडर्न बच्चे बन गए हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर तक़यानूसियत हो या सिर्फ वो हिफ्ज़ कर रहे हैं तो सिर्फ हिफ्ज़ कुरान शरीफ को ही पढ़ना जानते, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसी बहुत तब्दीली की ज़रूरत है कि हम मुहिम लोग चलाते हैं कि मदरसा के तलबा अंग्रेज़ी सीखे और ये कोशिश खुद आपने की है और बहुत तब्दीली आई है। इसी सिलसिले हम बातचीत करेंगे, दीगर उमूर पर भी तस्करा करेंगे। आपका बहुत खैर मकदम है शहनाज अंजुम साहिबा का मिल्लत टाइम्स की ऑफिस में तशरीफ़ लाई। आप हमें ये बताएं पहले कि बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाने का शौक़ आपको कहाँ से पैदा हुआ? मैंने अपने बेटे को कुरान हिफ्ज़ करने के लिए मदरसे में भेजा सबसे पहले। तो कुछ दिन के बाद बेटे ने बोला कि मम्मा मदरसे के बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि संडे को या फ्राइडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये बात मेरे को बहुत हर्ट करी कि मतलब बच्चे इतने इनोसेंस है, इतने मासूम है इस टाइम में, ऐसे जब दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और हमारे कौम के बच्चों को इतना भी नहीं मालूम। तो फिर कल को ये कैसे जब बाहर जाएंगे तो कैसे बैंक के काम, कैसे हॉस्पिटलों के काम और कैसे अपनी सारी ज़रूरियात पूरी करेंगे। तो मैंने कहा कि इन बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी। तो मैंने जब कारी साहब से बात करी तो उन्होंने कहा कि ये बाहर नहीं जाएंगे, ये मदरसे में ही रहेंगे और मटर गश्ती करेंगे बाहर जाके। तो मैंने कहा मैं पढ़ा दूंगी यहाँ पे आके। जब मैं वहाँ पढ़ाने के लिए गई तो उनको शायद यकीन नहीं था कि ये यहाँ पढ़ाने के लिए आ सकती है। तो उन्होंने कहा यहाँ लेडीज़ आएगी तो यहाँ का माहौल ख़राब होगा। तो फिर बहुत कोशिश करने के बाद में उन्होंने भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं बार बार उनसे यही कहती थी कि बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए। देखिए मेरा बेटा कितना इंग्लिश में बात करता है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। तो इन बच्चों में भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो बच्चा कुरान हिफ्ज़ कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। तो आपका मकसद और जज्बा क्या है इन बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाने का? यही है कि बस कौम आगे आए, तरक्की करे, पढ़े लिखे। तो आप जो बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं तो उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है बच्चों में, तब्दीली? बहुत इम्प्रूवमेंट है बच्चों में और बच्चे खुद भी बहुत पढ़ना चाहते हैं, आगे बोलते हैं कि मैडम हमें आगे पढ़ना है। और इसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को अपनी तरफ से 8th 9th क्लास कराने के बाद में और उनका 10th में एडमिशन कराऊँ कंपल्सरी अपनी तरफ से। हाँ। अच्छा, आपके बेटे हैं मोहम्मद अजीम, उन्होंने भी हिफ्ज़ मुकम्मल किया, मैंने सुना वो मोतियाबीन उनको हो गया, तो उनका क्या हो रहा है ज़रा आप बताइए हमारे नाज़रीन को। वो बाई बर्थ कैटरिक था उसको जी। और पता नहीं चला 1 साल के बाद में जब उसका बर्थडे किया, छोटा सा प्रोग्राम किया, तो उसमें उसके फोटो इधर उधर आए थे। उन्होंने कहा कि पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर ने देखते ही बोला कि इसको मोतियाबिंद है और दोनों आंखों में है। तो उस टाइम तो बिल्कुल जैसे होपलेस, जैसे जान निकल गई हो बॉडी में से, ऐसे हो गया था। उसके बाद इसका ऑपरेशन कराया 3.5 साल की उम्र में। क्या कहते हैं, ऑपरेशन कराने के बाद में इसको सबने बोला कि अभी कुछ नहीं कर सकता है, ये ऐसे ही रहेगा और सारी ज़िंदगी बेचारा 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 करते। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि कोई बेचारा ना बोले इसको। फिर मैंने 7 साल की उम्र में, मेरे भाई हैं बड़े, उन्होंने ऑपरेशन कराया था और फिर मैंने इसको स्कूल में एडमिशन कराया और मैंने उसके अंदर ये चीज़ पैदा करी कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम सब कुछ कर सकते हो। बस ये चीज़ उसके अंदर बैठती चली गई और मैं उसको हर वक्त अपने पास रखती थी, हर वक्त एक लम्हे के लिए भी मैंने उसे अलग नहीं करा अपने पास से। और स्कूल में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 8th क्लास करने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि अब क्या आगे करना चाहते हो, तो उन्होंने बोला मैं कुरान हिफ्ज़ करना चाहता हूँ। और 8th क्लास पढ़ते पढ़ते उन्होंने 6 पारे हिफ्ज़ कर चुके थे स्कूल में जाते जाते। तो उन्होंने बोला मैं कुरान हिफ्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर वो उन्होंने कुरान हिफ्ज़ करा 2 साल में। अब उनका 10th में मैंने एडमिशन। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी स्टोरी की। इनके जो बेटे थे छोटे, उन्हें मोतियाबीन थी, शिकायत थी और इस तरह उन्हें इलाज कराया और कुरान करीम को हिफ्ज़ करने का शौक़ हुआ। ये हम सब के लिए एक सबक है, एक पैगाम है अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने का। इससे भी पता चलता है कि कुरान करीम का सीखना, हिफ्ज़ करना, दीन को जानना
असली तालीम के हुसूल की राह में कोई रुकावट नहीं है। मोहम्मद अजीम हाफिज कुरान भी है और 10th क्लास में वो पढ़ भी रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी तलाक़ का मसला हमारे मुल्क में मौजूद बहस है और बीजेपी की सरकार जो है वो उसको कैश कर रही कि मुसलमानों पर, मुस्लिम ख़वातीन पर तलाक़ के नाम पर जुल्म हो रहा है। तो क्या बीजेपी या जो हुकूमत का या दीगर लोगों का जो मौक़िफ़ है कि तलाक़ के नाम पर मुस्लिम ख़वातीन पर जुल्म हो रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, अभी तक मैंने अपनी उसमें कोई तलाक़ का आसपास भी, कोई दूर दूर तक भी मैंने कोई ऐसा वाक़या नहीं सुना कि तलाक़ हुई हो। और दूसरी बात ये कि अगर तलाक़ अगर दी भी जा रही है लेडीज़ को या मुस्लिम ख़वातीन को, तो तलाक़ अगर एक ही बार में दे दी तो वो तो हो गई, लेकिन उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि तलाक़ अगर दे दी एक मरतबा में देने चाहिए, अगर दे दी तो वो हो गई, लेकिन उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए। वैसे तलाक़ एक बार में है नहीं, लेकिन अगर दे रहे हैं तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो मुस्लिम ख़वातीन जो हुकूमत के साथ हैं कुछ और सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो हुकूमत उसका इस्तेमाल कर रही है मुसलमानों के मज़हब पर तनकीद करने के लिए, इस्लाम को निशाना बनाने के लिए? जी बिल्कुल, बेशक यही समझती हूँ मैं कि साजिश है। अच्छा, तलाक़ के जो केसेस आते हैं तो मतलब इसके लिए एक तरफा तौर पर मर्द जिम्मेदार होता है या औरतों का भी कहीं ना कहीं इसमें होता है? मतलब जो नफ्सियाती तौर पर है, आपने माशरे में इसको देखा होगा, कैसा होता है? ये दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, एक को ब्लेम नहीं कर सकते आप, दोनों ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि आजकल बर्दाश्त तो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। अब ये ज़्यादातर ये सोचते हैं कि ये लेडीज़ है तो इसके ऊपर जुल्म हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, औरतें भी कहीं कम नहीं है। औरतें भी कहीं कम नहीं। अच्छा, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की वाहिद मुत्तहिदा तंजीम है जिसमें तमाम लोग जुड़े हुए हैं, एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म वक्त जो भी तंजीम है तो मसलक के नाम पर बढ़ गई है। तो आप किसके साथ रहना चाहते हैं और आपको किन का मौक़िफ़ मुसलमानों के हक़ में लगता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का या हुकूमत का जिनका दावा है कि हम मुस्लिम औरतों के खैर खा हैं? हुकूमत कहाँ मुस्लिम औरतों की खैर खा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हक़ में हम तो कहाँ से लगता है? हमको कहीं से नहीं लगता कि हुकूमत मुसलमानों के या मुस्लिम ख़वातीन के हक़ में है। कहीं एक सिंगल 1%, 0% भी नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी मोहतरमा शहनाज अंजुम साहिबा जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और बहुत खुल करके तलाक़ के मसले पर कहा कि हुकूमत मुस्लिम औरतों का इस्तेहसाल कर रही है, उनका इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत कभी इंसाफ नहीं दे सकती। और जो सबसे साफ बात इन्होंने की कि मुसलमान औरतों के बारे में कहा जाता है और ये कि मुसलमान औरतों पर तलाक़ के ज़रिए जुल्म करते हैं, बहुत ज़्यादा तलाक़ के वाक़यात उनके पाए जाते हैं, जबकि इन्होंने अपने आसपास में, अपने माशरे में किसी के साथ भी तलाक़ का कोई वाक़या ही नहीं देखा, न सुना है, जिससे पता चलता है कि मुसलमानों के दरमियान तलाक़ की शरह बहुत कम है और है भी। आखिरी सवाल, इसी पर हम इसको ख़त्म करेंगे कि मिल्लत टाइम्स को आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट्सएप और दीगर ज़रिए से मिल्लत टाइम्स का लिंक आप तक पहुँचता है, तो आपकी क्या राय है? मिल्लत टाइम्स अपने मकसद में कामयाब है? जी बिल्कुल, बेशक कामयाब है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी नेक ख्वाहिशात मिल्लत टाइम्स के साथ हैं। बहुत शुक्रिया, मिल्लत टाइम्स के साथ आपने बातचीत की, आप यहाँ ऑफिस में तशरीफ़ लाएँ। हम उम्मीद करते हैं आइंदा भी आपके आने का सिलसिला जारी रहेगा। नाजरीन, बेहद शुक्रिया, आपने हमें देखा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। खुदा हाफिज़।